नमस्कार, मैं मनु पवार। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहाड़ के समाज के भीतर मची उथल पुथल के बहुत से संकेत मिले हैं। निकाय चुनाव में इस बार राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का विस्फोट हो गया। हालांकि इसमें राजनीति के प्रति आकर्षण से ज्यादा राजनीति के जरिए जो साधी जाने वाली चीजें हैं उनको हासिल करने की हसरत ज्यादा छिपी हुई है। इसके अलावा इस चुनाव में कुछ और भी ऐसा हुआ जो कि उत्तराखंड में भविष्य की जो राजनीति है उसका एक खाका भी सामने लाता है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों दलों के खिलाफ लोगों की गुस्से की झलक हमें इस चुनावी कैंपेन के दौरान दिखाई दी और कई जगह लोगों ने निर्दलीयों के साथ खड़ा होना ज्यादा मुनासिब समझा। ऐसे में सवाल यह है कि निकाय चुनाव में निर्दलियों को इतना सपोर्ट मिलना आखिर क्या दर्शाता है? क्या ये बीजेपी और कांग्रेस से लोगों के मोह भंग की संकेत हैं? क्या इसमें उत्तराखंड की राजनीति में नए बदलावों के कोई बीज छिपे हुए हैं? क्या दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए उत्तराखंड में खतरे की घंटी बज चुकी है? क्या वाकई नगर निकाय चुनाव 2027 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का ट्रेलर कहे जा सकते हैं? इन सारे सवालों का विश्लेषण इस वीडियो में आपको मिलेगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन यह है कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई लोगों फटाफट कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों, निकाय चुनाव हालांकि छोटा चुनाव कहा जाता है, लेकिन इससे कई बड़े संकेत निकले हैं, कई बड़े मैसेजेस गए हैं और एक नई राजनीति उभरती हुई दिखी है हमें इस दौरान, जिसमें कई लोगों को कई तरह की आशंकाएं भी सता रही हैं, कई तरह के डर सता रहे हैं। मिसाल के तौर पर ऋषिकेश नगर निगम के मेयर पद का ही चुनाव ले लें, जिसने कि अंततः पहाड़ी मूल निवासी बनाम बाहरी का रंग ले लिया। इससे बीजेपी और कांग्रेस जैसे दलों को एक स्पष्ट संदेश भी हालांकि गया है कि मूल निवासियों को इग्नोर करने का रिएक्शन उनकी परेशानी बढ़ा सकता है भविष्य में। वैसे ऋषिकेश के मेयर का चुनाव इसलिए भी गौर करने लायक है कि इस पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान तमाम संसाधनों से लैस बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के कैंपेन पर एक निर्दलीय दिनेश चंद्र उर्फ मास्टर जी का कैंपेन भारी पड़ गया। ऐसी गोलबंदी हुई जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। इस लोकल चुनाव को उत्तराखंड की राजनीति में मूल निवासी के मुद्दे का ट्रिगर पॉइंट भी कह सकते हैं। भले ही ये लिमिटेड एरिया में हुआ, लेकिन ये यही नहीं थमने वाला। इसकी गूंज 2027 के विधानसभा चुनाव में भी सुनाई दे सकती है, क्योंकि पहाड़ का जो यूथ मूल निवास के मुद्दे पर मुखर है, ऋषिकेश के राजनीतिक प्रयोग से उसका भी मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। मैंने कुछ दिन पहले मूल निवास संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी से बात की थी। वो वीडियो आप अभी भी मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। मोहित डिमरी ने उस बातचीत में मूल निवास का जो राजनीतिक एजेंडा है उसको बहुत क्लियर किया था। नतीजे चाहे जैसे भी रहे, तब कोशिश यही रहेगी कि आने वाले समय में अब राजनीतिक तौर पर इनसे सीधे हाथ किए जाए, क्योंकि हमने देखा अभी ऋषिकेश में जिस तरह से जनता का सपोर्ट मिल रहा है, तो आने वाले समय में हमें ये भरोसा तो हो गया है कि यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं, तो इसको पॉलिटिकल रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। आने वाले 2027 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हम लोग कोशिश रहेगी कि तमाम जहां जहां भी संभावनाएं हमें दिखती है वहां पे चुनाव लड़वाए जाएं। असल में पहाड़ में यूथ की गोलबंदी कई तरह से हो रही है। उस गोलबंदी का एक चेहरा बॉबी पंवार भी हैं, जिनकी आंदोलनकारी की पहचान है और वो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं।
बॉबी पवार ऋषिकेश मेयर चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के स्टार कैंपेनर भी रहे। ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉबी पवार लगातार उत्तराखंड के भ्रमण पर रहे हैं, काफी दिन से हैं। युवाओं के बीच जा रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, उन्हें गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। मैंने कुछ समय पहले बॉबी पवार से पूछा था कि आखिर उनकी मंशा क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है। क्या वो 2027 के विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा करने का इरादा रखते हैं? आप भी सुनिए बॉबी पवार ने तब मुझसे क्या कहा था। तो क्या बॉबी पवार अपनी टीम बना रहे हैं? मतलब 2027 के चुनाव, विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है क्या? मुझे लगता है कि इन प्रयासों के साथ अगर जनता सहमति जताए तो निश्चित तौर पर 50 ऐसे चेहरों के साथ 2027 में मैदान में उतरा जाएगा, जो जंगल जमीन की बात करे, जो यहाँ के हक हकूकों की बात करे, मूल निवासियों की बात करे, जो यहाँ की बेरोजगारी की बात करे, तमाम मुद्दों के साथ जिस प्रकार के जो लोग आगे बढ़ने के लिए इस प्रदेश में अपनी आहुति देने को तैयार होंगे, उन चेहरों के साथ लगातार संघर्ष भी किया जाएगा और 27 में उन्हें प्रोजेक्ट भी किया जाएगा। तो सुना आपने, बॉबी पवार उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों में से 50 कैंडिडेट उतारने की ठान चुके हैं और इसीलिए लगातार वो उत्तराखंड भ्रमण पर हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, युवाओं से संवाद कर रहे हैं, उन्हें गोलबंद कर रहे हैं और भावी कैंडिडेट की तलाश भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि बेरोजगारी का मसला हो, मूल निवास का मसला हो, भू कानून का मसला हो या राजनीतिक भ्रष्टाचार का मसला हो, इन तमाम मुद्दों से लंबी राजनीति नहीं की जा सकती। जो युवा इन सवालों को लेकर झंडा बुलंद किए हुए हैं, उन्हें पहाड़ को लेकर अपना एजेंडा और साफ करना चाहिए। उन्हें जो है कुछ ठोस लेकर सामने आना चाहिए। उन्हें पब्लिक को बताना होगा कि सिर्फ सख्त भूमि कानून चाहिए या उत्तराखंड में भूमि सुधार भी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि सरकार अगर पहाड़ में रोजगार देने में नाकाम रही है तो उनके पास रोजगार सृजन का क्या एजेंडा है, क्या रास्ता है। जैसे 1994 के ऐतिहासिक जन आंदोलन के समय जनता के गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी सड़कों पर लड़ रही आवाम से अपने गीत के जरिए पूछ रहे थे, बोला भय बंदू तुम ते कनू उत्तराखंड चय ऊंचा। उस विराट जन आंदोलन के हम भी साक्षी रहे हैं, हम भी उसमें शामिल रहे हैं। लेकिन मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है दोस्तों कि उस आंदोलन में विचार हाशिए पर था, दूरदर्शिता हाशिए पर थी, प्लानिंग का बहुत अभाव था। विचार को भी उस आंदोलन जैसा ही विराट होना चाहिए था, लेकिन उस आंदोलन की बदकिस्मती रही कि ऐसा उस समय नहीं हो सका। हम लोग तब भावनाओं के ज्वार पर सवार थे, हमें बाकी ज़रूरी चीज़ें, बाकी ज़रूरी मसले दिखाई ही नहीं दिए। दरअसल उस समय एक अलग तरह की कट्टामत्ती थी जो कि उस आंदोलन के नारों में भी अभिव्यक्त हो रही थी। मसलन आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज दो और कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। आज आलम देखिए कि हमारी सरकारों ने इन 24-25 सालों में हमें कोदा झंगोरा खाने लायक भी नहीं छोड़ा है, ये हाल कर दिए हैं। लेकिन अगर आंदोलन के समय से ही हम गंभीर सवालों को लेकर बहुत क्लियर होते कि राज्य बनने के बाद हमें करना क्या है, हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी, हम कैसे काम करेंगे, तो आज ये हाल नहीं होते। आज हम पर चुनावबाज नेता हावी नहीं होते, ठेकेदार लॉबी हावी नहीं होती, माफिया हावी नहीं होता, अफसरशाही इतनी बेलगाम नहीं होती। पहाड़ के हितों के लिए लड़ रहे युवाओं से कहना चाहता हूं कि सिर्फ सेंटिमेंट से काम नहीं चलने वाला दोस्तों। सेंटिमेंट दरअसल एक बुलबुला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, वो स्थायी नहीं है। सेंटिमेंट दूध के उमाल सा है, वो भक्क से उभर आता है, लेकिन पानी का एक छींटा मारकर वो जल्दी बैठ भी जाता है। इसलिए सेंटिमेंट को विचारों की ऐसी चौड़ी पतीली में रखिए कि उसमें भक्क से उबाल आने का खतरा थोड़ा कम रहेगा।
विचार पानी का छींटा है जो उमाव को कंट्रोल करता है। विचारहीन दिशाहीन आंदोलन की परिणति बहुत निराशाजनक होती है। ये हम 1994 के उत्तराखंड आंदोलन में ही देख चुके हैं। उत्तराखंड को लेकर युवाओं का कोई ठोस ब्लूप्रिंट सामने आना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कुछ पॉकेट्स में निर्दलीय चुनाव लड़ाकर या लड़कर या निर्दलीय जीतकर कुछ भला नहीं होने वाला। बड़ा इससे जो है कुछ बदलने वाला नहीं है। राजनीति के आज जैसे रंग ढंग हो गए हैं ना, उसमें निर्दलीय जीतकर निर्दलीय बने रह पाना एक बड़ी चुनौती होगा। अधिकतर निर्दलीयों का इतिहास ये रहा है, आप यूकेडी को देख लीजिए। यूकेडी को उतना ही बीजेपी ने जितना तोड़ा है, बीजेपी को बार बार बीजेपी ने, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने तोड़ा। तो ये कुछ स्थिति ऐसी रही है कि जिसके चलते मुझे नहीं लगता है मतलब ये कि ये निर्दलीय अपना स्टैंड बना पाएंगे। तो निर्दलीय उम्मीदवार हों या निर्दलीय विधायक हों, वो उस दल के लिए मुफीद होते हैं जो कि सत्ता में है। इसीलिए बहुत से समझदार लोग निकाय चुनाव के दौरान ये आशंका जताते रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले जाने अनजाने बीजेपी के लिए ही मददगार साबित होंगे। ऐसे लोग केदारनाथ में हुए उपचुनाव की मिसाल देते हैं, जहां निर्दलीय त्रिभुवन सिंह चौहान ने कांग्रेस का खेल खराब कर दिया था। तो ये खतरा 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बना रहेगा। हालांकि इससे एक सवाल भी पैदा होता है कि किसी के निर्दलीय लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा और कांग्रेस को नुकसान होगा, या कांग्रेस को फायदा होगा और बीजेपी को नुकसान होगा। क्या इसी बात की चिंता करके दूसरों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? चुनाव लड़ना सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का ही विशेषाधिकार तो नहीं है। अब असल सवाल यह है कि हमारे पहाड़ के समाज में जो खदबदाहट है, जो बेचैनी है, उसे चैनलाइज करने का क्या रास्ता है? उस गुस्से को, उस सेंटिमेंट को सही दिशा देने का क्या उपाय है? क्या पहाड़ के हितों के लिए लड़ रहे सारे युवाओं को मिलकर एक मजबूत क्षेत्रीय ताकत बनना चाहिए? क्योंकि हमारा जो अपना क्षेत्रीय दल है ना, यूकेडी, वो तो कब का मिट्टी में समा चुका है, ये सब जानते हैं। उसके तो मरसिए पड़े जा रहे हैं यूकेडी के। विचारहीन और दिशाहीन लीडरशिप कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर किसी को ये कायदे से देखना और समझना हो तो यूकेडी के हश्र को देखिए, उसके हाल को देखिए। इसीलिए मैं पहाड़ के अपने युवाओं से कह रहा हूं कि आप में बहुत जोश है, आप में बहुत ऊर्जा है, आप में बहुत संभावनाएं हैं। आप उस कौम के प्रतिनिधि हैं जिसको लड़े बगैर कुछ नहीं मिला है कभी। ना अस्पताल, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना सड़क, ना बिजली, ना पानी। अरे हम तो जंगल के लिए भी लड़े हैं, हम तो गार्ड गधेरों के लिए भी लड़े हैं, हम अपने संसाधनों के लिए भी लड़े। लेकिन उन लड़ाइयों के पीछे धारदार दिमाग थे जिन्होंने भावनाओं के ज्वार को व्यर्थ नहीं जाने दिया। आपके पास भी समय है और इस लिहाज से उत्तराखंड में 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत निर्णायक होने जा रहा है, बहुत निर्णायक होने जा रहा है। उस चुनाव के जरिए हम अपने हाथों से अपने सपनों के उत्तराखंड की नई इबारत लिख सकते हैं। ये बहुत ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग भी अपनी राय रखिएगा कि 2027 में पहाड़ी हितों की राजनीति को कैसे आगे लाया जाए, उसे कैसे प्रमोट किया जाए। क्या सारी आंदोलनकारी ताकतों को हाथ मिला लेना चाहिए? क्या पहाड़ी हितों के लिए संघर्ष करने वाले युवाओं को अभी से गोलबंदी में जुट जाना चाहिए? आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। ये उन लोगों के बहुत काम आएगी जो कि उत्तराखंड को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, लेकिन आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।